जय हिंद दोस्तों। तो ट्रांसमिशन लाइन में हम स्टार्ट करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन में हम ट्रांसमिशन लाइन को कितने प्रकार से वर्गीकृत करते हैं और इस वर्गीकृत करने का मुख्य कारण क्या है, क्यों करते हैं वर्गीकृत। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो अभी तक मैंने देखा तो हमको क्या मिला, यहाँ पास हमको प्रतिरोध मिला और इस तार में हमको क्या मिला, वायर में इंडक्टेंस मिला और इन दोनों वायरों के बीच में हमको कैपेसिटेंस मिला। ये चीज़ें हमको ट्रांसमिशन लाइन में इससे पहले क्लास में मैं बताया कि ट्रांसमिशन लाइन में ये जो पैरामीटर होते हैं तो ये हमको देखने को मिलते हैं। तो ये प्रतिरोध मिला, इंडक्टेंस मिला, कैपेसिटेंस मिला। तो इसमें कैपेसिटेंस जो होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन करने, गणना करना हमको जटिल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उसको आसान बनाने के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन को क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो इसमें हम प्रतिरोध को, इंडक्टेंस को गणना तो कर पाते हैं, परंतु इसमें हम चार्जिंग करंट जो होती है, चूँकि लो वोल्टेज लो लॉन्ग में उसकी दूरी कम हो तो उसमें चार्जिंग करंट नहीं होती है, और कहीं ज़्यादा दूरी है, ज़्यादा वोल्टेज है तभी चार्जिंग करंट होगी। तो यदि कम दूरी है तो उसमें फिर चार्जिंग करंट का क्या रोल है वो हमको समझ में नहीं आता। तो उसको हम क्या करते हैं, वर्गीकृत कर लेते हैं। तो उसके आधार पर हम चार्जिंग करंट को, शंट कैपेसिटेंस को गणना करना, कैलकुलेशन करना ईजी हो जाता है। तो इसीलिए हम इस प्रभाव को, शंट कैपेसिटेंस के प्रभाव के कारण ही ट्रांसमिशन लाइन की क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन का जो क्लासिफिकेशन है अभी का, यह मेरा टॉपिक है। तो ट्रांसमिशन लाइन को हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो संचरण लाइन का वर्गीकरण। तो संचरण लाइन का हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो इसमें संचरण लाइन का जो हम वर्गीकरण करते हैं तो यहाँ पास 3 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं, 3 प्रकार से करते हैं। जो पहला होता है वो शार्ट होता है। क्या, शार्ट में हम ले जाएंगे, कम दूरी की होगी, कम वोल्टेज की होगी, तो शार्ट ट्रांसमिशन लाइन। शार्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, तो शार्ट ट्रांसमिशन लाइन उसको बोलेंगे हम जहाँ लघु होगा, लघु मतलब कम होगा, कम संचरण लाइन। तो शार्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज और हमको दूरी को, मेन वोल्टेज और दूरी को ध्यान में रखना होता है। तो इसकी हम दूरी की जब बात करते हैं तो इसमें जो दूरी होती है आपकी 80 किलोमीटर से कम होती है। कितना, 80 किलोमीटर से क्या होगी, कम होगी, से कम होती है। और इसमें जो वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज भी इसमें ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा, लेकिन वह 20 kV से क्या होगा, 20 kV से कम होगा। तो ये जो शार्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो इसमें हम प्रतिरोध को, इंडक्टेंस को गणना करते हैं, परंतु कैपेसिटेंस की गणना नहीं करते हैं। तो यह आपको याद रखने की बात है कि यह जो शार्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो इसमें प्रतिरोध की, इंडक्टेंस की गणना करते हैं, परंतु इसमें कैपेसिटेंस की गणना नहीं करते। कैपेसिटेंस की गणना नहीं करते हैं। तो यह विशेष आपको ध्यान देना है। दूसरी जो लाइन होती है हमारी,
तो 60 ट्रांसमिशन लाइन हो गई। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, तो पहली हो गई और दूसरी को हम यहाँ पास देखेंगे तो वो हो जाएगी आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को हम बोलेंगे मध्यम संचरण लाइन। तो फिर मध्यम संचरण लाइन क्या होती है? तो मध्यम संचरण लाइन में जो वोल्टेज होती है और दूरी होती है, इसी को हमको ध्यान देना होता है। तो इसमें वोल्टेज और दूरी की बात करें तो दूरी 80 किलोमीटर से क्या होगी? अधिक होगी। तो 80 किलोमीटर से क्या होती है? अधिक होती है। तो फिर 80 किलोमीटर से कितना अधिक होगी? तो 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच में होती है, 200 किलोमीटर के बीच में होती है। और इसकी जो वोल्टेज होती है, इसकी वोल्टेज जो होती है, तो वोल्टेज कितना होगी? 20 kV से 100 kV तक होगी, 20 kV से 100 kV तक होती है। तो इसमें क्या हम इन सभी चीज़ों की गणना करते हैं? यस, इसमें हम सभी चीज़ों की कहें तो प्रतिरोध, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इन तीनों चीज़ों की क्या करते हैं? गणना करते हैं। तो इसमें प्रतिरोध, कैपेसिटेंस, ये जो पैरामीटर हैं, तो तीनों की क्या करते हैं? हम गणना करते हैं। इन तीनों की गणना करते हैं। तो इसमें इतना हुआ। अब जो तीसरी भाग है इसका, तो तीसरा इसका भाग होगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉन्ग का मतलब हुआ यहाँ पास दीर्घ संचरण लाइन, दीर्घ संचरण लाइन। तो दीर्घ संचरण लाइन जो होती है, इसकी दूरी को याद रखना है। तो इसकी दूरी इजी है, बहुत इजी है, सब याद रखना, आपको ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। यह 80 किलोमीटर से क्या होगी? सॉरी, यह 200 किलोमीटर से अधिक होगी। कितना होगा? 200 किलोमीटर से अधिक होगा। और जो वोल्टेज होगी आपकी, तो इसमें वोल्टेज 100 kV से अधिक होगा। और इसमें हम बात करें किसकी? बात करें इसमें हम इन तीनों पैरामीटर की। तो पैरामीटर की गणना इसमें करते हैं, RLC तीनों की गणना करते हैं, इन तीनों की गणना करते हैं। अब जो इसमें चार्जिंग करंट है, शंट कैपेसिटेंस के कारण जो चार्जिंग करंट होती है, वो किस में होती है? हमारी इसमें होती है, मीडियम में और लॉन्ग में होती है, शार्ट में नहीं होती है। तो फेरेंटी इफेक्ट जो उत्पन्न होता है वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इन दो ट्रांसमिशन लाइन के कारण ही हमारी क्या होती है? फेरेंटी इफेक्ट उत्पन्न होती है। फेरेंटी इफेक्ट मतलब जितना हम वोल्टेज सेंड कर रहे हैं, कहीं उससे ज़्यादा क्या हमको रिसीविंग में वोल्टेज मिलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। तो फेरेंटी इफेक्ट और बहुत सारी चीज़ इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम ये ट्रांसमिशन लाइन का वर्गीकरण कर दिए हैं। अब देखते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन को समझते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, इसको ट्रांसमिशन लाइन में क्या रोल होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो मेरा वोल्टेज रेगुलेशन रहेगा। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज नियमन।
तो वोल्टेज नियमन को समझते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन, हम जो लाइन में क्या करते हैं, वोल्टेज को सेंड करते हैं, और सेंड करते हैं मतलब यहाँ से सेंड किए, प्रेषित किए, और जो आउटपुट में उधर साइड जो वोल्टेज प्राप्त करेंगे, रिसीव करेंगे, तो उन दोनों के बीच का हम अंतर लेते हैं, उन दोनों के बीच का हम अंतर लेते हैं। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज को हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं और फिर वोल्टेज को रिसीव कराते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर जो होता है, और जो रिसीविंग वोल्टेज है उसी के पद में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। रिसीविंग वोल्टेज के पद में हम भाग देते हैं, तो यह होता है वोल्टेज रेगुलेशन होता है। यदि हमको वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत में बोला है, तो फिर इसको हम 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन इस प्रकार से निकल आएगा। तो इस वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला आपको याद रखना होता है, क्योंकि आपको मान दे देगा कि मैंने 400 kV सेंड किया और वहाँ पास 380 kV हमको रिसीव हुआ, प्राप्त हुआ, और उसी 380 kV से हमने भाग दे दिया, और 100 से जो यहाँ 20 मिला था तो उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि उसके बीच का जो वोल्टेज रेगुलेशन है कितना प्रतिशत है, तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन की फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो हम वोल्टेज सेंड करते हैं, सेंडिंग एंड वोल्टेज, और यहाँ पास जो VR है, R का मतलब रिसीविंग, जो प्राप्त करता है आउटपुट में, तो रिसीविंग एंड वोल्टेज के बीच का अंतर एवं उसके रिसीविंग एंड वोल्टेज से इन दोनों के पद में भाग देते हैं, तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन निकलता है। वोल्टेज रेगुलेशन यदि प्रतिशत में पूछे तो आप प्रतिशत में पूछे तो फिर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा प्रतिशत में निकल आएगा। अब जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, तो यह किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा लोड के पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? वोल्टेज रेगुलेशन लोड के पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। आदर्श वोल्टेज रेगुलेशन किसको हम मानेंगे, कितना रहेगा, तो 1 से ज़्यादा रहे, 0 से ज़्यादा रहे, 0 से कम रहे, किसको हम मानेंगे वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा है? वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा हम उसको मानेंगे यदि हम लाइन को क्या कर रहे हैं, लाइन को हम 400 kV क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो जो हमको मिल रहा वोल्टेज रेगुलेशन यदि 400 kV ही मिल रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, या शून्य है। जो आदर्श वोल्टेज रेगुलेशन होता है, इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा शून्य आएगा। तो जो हमारा आदर्श वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो शून्य होता है। आइडल वोल्टेज रेगुलेशन, आदर्श वोल्टेज, आदर्श वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है? आदर्श वोल्टेज रेगुलेशन आपका शून्य होता है, 0 होता है। तो ये आदर्श वोल्टेज रेगुलेशन है। अब जो हमारा लोड होते हैं, लोड जो हम जोड़ते हैं, तो लोड के पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वोल्टेज रेगुलेशन हमारा कैसा होगा। यदि हम लोड में कैपेसिटेंस लोड जोड़ दिए हैं, संधारित्र लोड, धारिती लोड जोड़ दिए, संधारित्र लोड जोड़ दिए हैं, तो उसमें हमारा क्या होगा, उसमें लीडिंग में आएगा, और जब लीडिंग में आएगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा। तो यदि हमारा परिपथ कैसे है, धारिती परिपथ है, संधारित्र जुड़ा है परिपथ में, तो वह संधारित्र परिपथ की स्थिति में हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा, परिपथ कैसा है, संधारित्र है, तो संधारित्र परिपथ में क्या होता है, लीडिंग होता है या लैगिंग होता है, तो उसमें अग्रगामी होता है, लीडिंग होता है, तो लीडिंग होगा उसमें। और जब लीडिंग होगा तो उसके बीच का जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा, या फिर क्या हो सकता है आपका नेगेटिव हो सकता है।
जीरो होगा या फिर आपका नेगेटिव हो सकता है। तो लीडिंग परिपथ में आपका वोल्टेज जीरो हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, इस चीज़ को याद रखना होता है। दूसरी चीज़, अब जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है आदर्श होता है, पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और इसके बीच का जीरो होता है या फिर नेगेटिव होता है। ओके, तो वोल्टेज रेगुलेशन में इतनी सारी चीज़ें हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसमें 3-4 बातें याद रखनी होती है, मैं बता दिया। अब यहाँ से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक आप समझ सकते हैं या फिर नया चैप्टर, नया टॉपिक। चूँकि अभी तक मैंने ट्रांसमिशन लाइन में जो ट्रांसमिशन करने की 2 विधि हमने देखी थी, एक तो ओवरहेड लाइन, सिरोवर लाइन, और दूसरा अंडरग्राउंड लाइन। तो ओवरहेड लाइन के अभी तक जो हमारे चले हैं वीडियोस, क्लासेस चली हैं, वो ओवरहेड लाइन के बारे में उसमें मैंने विस्तृत जानकारी दिया। अब ओवरहेड लाइन के अलावा जो हमारी अंडरग्राउंड भूमिगत लाइन है, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी होता है। तो उसको अंडरग्राउंड करने के लिए हमको केबल की आवश्यकता पड़ती है, तो हमको केबल के बारे में अध्ययन करना होता है। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो केबल का रहेगा। तो केबल आप नए टॉपिक भी बोल सकते हैं या फिर नया चैप्टर बोल सकते हैं। तो अब हम केबल को पढ़ने वाले हैं। केबल में हम केबल के माध्यम से कैसे ट्रांसमिशन हम करते हैं, तो केबल के माध्यम से हम कैसे ट्रांसमिट करेंगे लाइन को, उसको हम देखेंगे। तो अब जो हमारा टॉपिक रहेगा तो केबल रहेगा। तो केबल, नया जो टॉपिक रहेगा हमारा केबल रहेगा। तो केबल के भाग को हम देखेंगे। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जो केबल होती है, अंडरग्राउंड जो केबल होती है, भूमिगत केबल होती है, उसकी जो हम एकल केबल की बात करें, सिंगल केबल की बात करें, तो वह 35 से 40 किलोमीटर तक की दूरी के लिए हम उसको यूज करते हैं। अधिकतम कितना, इसको हम अधिकतम जो यूज करेंगे 35 किलोमीटर से 45 किलोमीटर, 35 किलोमीटर से 45 किलोमीटर तक के लिए हम यूज करते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक करते हैं, 35 किलोमीटर से 45 किलोमीटर तक के लिए हम इसको अधिकतम यूज करते हैं। अब आप पूछेंगे अधिकतम इतना ही क्यों यूज करते हैं, तो इसमें जो केबल के ऊपर होती है हमारी, यहाँ पास केबल के ऊपर होती है इंसुलेशन होती है, केबल के ऊपर इसमें इंसुलेशन लगा हुआ है। तो इस इंसुलेशन की जो रेजिस्टेंस होता है, इस इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस यह लंबाई बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस लंबाई बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस घटता है। तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस लंबाई बढ़ने पर क्या होगा, घटेगा। तो ज़्यादा हम लंबी केबल को बिछा देंगे, इतना तो हम बिछा लिए, मतलब जो इसमें इंसुलेशन की एक क्षमता है वोल्टेज सहने की, वो 35 से 45 किलोमीटर तक की हम बिछा दिए, तो वो सहन कर रही है आराम से। लेकिन अधिक हम 300-400 किलोमीटर तक बिछा दी तो क्या होगा, तो फिर इसकी लंबाई को बढ़ा दिए, तो इसकी रेजिस्टेंस की क्षमता, इसकी रेजिस्टेंस जो होती है केबल की, उस केबल के जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस होता है वो घट जाएगा। जब रेजिस्टेंस इसका घट जाएगा तो फिर यहाँ से लीकेज धारा प्रवाहित होने लगेगी, लीकेज धारा प्रवाहित होगी, और लीकेज धारा प्रवाहित होगी तो वहाँ हमारी केबल डैमेज हो जाएगी। सॉरी। तो वहाँ केबल क्या होगी, डैमेज हो जाएगी, और इस प्रकार से वोल्टेज का हमारा वहाँ लॉसेस होगा। तो अधिक लंबाई हमारी बढ़ जाने से वोल्टेज करंट का लीकेज होगा, रिसाव होगा, और वहाँ पास केबल डैमेज हो जाएगी। इसलिए उसको हम इतना डिज़ाइनिंग करते हैं कि वो 35 से 45 किलोमीटर तक की दूरी के लिए हम उसको बिछा सकें, लेइंग कर सकें।
तो केबल का जो भाग होता है, केबल का जो भाग होता है, तो केबल के भाग को हमको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो केबल के भाग को हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ केबल। केबल की भाग जो होती है, केबल के पार्ट होते हैं पार्ट ऑफ केबल। पार्ट ऑफ केबल, केबल का भाग। तो केबल का भाग जो है तो उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको हम डायग्राम से समझते हैं कि केबल का जो भाग होता है वो कितने भाग होते हैं। तो केबल में सबसे पहले जो मेरा उद्देश्य होता है, किसी चालक के माध्यम से क्या हम पहुंचाते हैं, हमारे पास वोल्टेज को पहुंचाते हैं, करंट को पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले चालक होना उसमें अति आवश्यक होता है। चालक के बाद इसमें कलर वाइज करते हैं तो आपको समझने में ईजी होगा। चालक के ऊपर हम ये दूसरा मटेरियल को लगाते हैं और इसके भी ऊपर हम इस दूसरे मटेरियल को लगाते हैं। फिर इसके भी ऊपर हम दूसरे मटेरियल को लगाएंगे और इसके भी ऊपर हम दूसरे मटेरियल को लगा दिए। 1 2 3 4 5। यहाँ मैं रेड को ले लेता हूँ। ये हो गया 6। तो इस प्रकार से हमने केबल को बना लिया। अब इसका नामकरण करते हैं कि भैया इसका नाम क्या है, नामकरण भी जानना ज़रूरी है। तो ये होता है हमारा चालक। चालक को बोले तो कंडक्टर, चालक हो गया। चालक के ऊपर हम लगाते हैं इंसुलेशन। इंसुलेशन को बोले तो कुचालक। चालक के ऊपर हम लगाएंगे कुचालक। कुचालक को हम बोलेंगे इंसुलेशन। तो कुचालक हो गया। कुचालक के ऊपर हम लगाते हैं यहाँ पास मेटेलिक शीट्स लगाते हैं। मेटेलिक शीट। तो मेटेलिक शीट्स को क्या बोलेंगे, धात्विक कवच। धात्विक कवच बोलेंगे। इसके बाद में ये मेरा आता है बेडिंग। बेडिंग, बेडिंग को क्या बोलेंगे हम, गद्दा। बेडिंग को हम बोलेंगे गद्दा। इसके बाद इसको लेते हैं आर्मरिंग, आर्मर। आर्मर हो गया और आर्मर हो गया। और आर्मर के बाद हम लेते हैं सर्विंग। ये हो गया सर्विंग। तो ये केबल के इतने पार्ट हो गए। देखते हैं कितने पार्ट हो गए। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। तो इतने सारे पार्ट हो गए केबल के। अब इन सारे पार्ट को हमको समझना है, सीखना है कि क्या इन पार्ट में विशेषता है।
तो चालक को पहले हम देखें तो इसको लिखाने के लिए हम पूरी चीज़ नहीं लिखा सकते हैं, मुंह से अपने मुखार बिंदु से हम इसको बोल सकते हैं, परंतु इसका जो हमारे हस्तलिखित नोट्स है वो आपको टेलीग्राम लवकुश प्रजापति ऑफिशियल के वेबसाइट में मिल जाएगी, वहाँ से आप बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ से आपको सुनना है, वहाँ आपको रिवाइज़न करना है और PDF को बिल्कुल डाउनलोड कर लेना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं चालक को। चालक क्या होता है? चालक तो जो कंडक्टर होगा आपका चालक होगा। तो चालक यहाँ पास हम एल्युमिनियम का बनाएंगे या फिर कॉपर का बनाएंगे, एल्युमिनियम का बनाएंगे या फिर कॉपर का बनाएंगे। यदि हम कॉपर का बनाते हैं तो उसके ऊपर कोई हमारा क्या हो गया, ये कॉपर का हो गया। कॉपर का बनाते हैं तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, टिन का एक पतला सा लेप लगा देते हैं। अब आप पूछेंगे टिन का हम पतला सा लेप क्यों लगा दिए? तो टिन का पतला सा लेप इसलिए लगाते हैं कि जो हम कॉपर के ऊपर क्या लगा दिए, सीधे सीधे ये चालक हो गया, चालक के ऊपर हमने कुचालक लगा दिया, कुचालक लगा दिया तो जो इंसुलेशन होता है, कुचालक होता है, इसमें सल्फ़र की मात्रा होती है और सल्फ़र क्या करेगा, इस कंडक्टर को, यदि कॉपर का हम बनाए हैं तो इस कॉपर कंडक्टर को वह सल्फ़र क्षरण कर देगा, कुरोजन कर देगा, तो इससे उसकी क्षति हो जाएगी, वह नष्ट हो जाएगा। तो फिर हम इस कंडक्टर को, ये जो लाल वाला भाग है कॉपर है, इस कॉपर को हम सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके ऊपर एक लेप लगा देते हैं जो हमारा टिन का लेप होता है और उससे कॉपर से क्रिया करने से बच जाता है सल्फ़र, सल्फ़र क्रिया नहीं करता है कॉपर से और उस कॉपर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पास क्या लगा दिए, कॉपर के ऊपर टिन लगा दिए ताकि वह सल्फ़र क्रिया ना करे कॉपर से और उसको क्षरण ना करे। तो ये चीज़ इतना हो गया। अब जो एल्युमिनियम के लगाएंगे तो एल्युमिनियम का तो हमारा ये टिन लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उससे क्रिया नहीं करेगा। अब जो हम यहाँ पास कॉपर लगाते हैं तो वो तार एक स्टैंडर्ड होता है और एक होता है सॉलिड होता है। तो स्टैंडर्ड तार हम लगाएंगे कि यहाँ सॉलिड तार लगाएंगे। तो कॉपर में हम, कॉपर को हो या एल्युमिनियम को हो, जो तार हम लगाते हैं तो वो स्टैंडर्ड वाला ही लगाते हैं, स्टैंडर्ड लगाते हैं मतलब कई प्रकार से वह यहाँ ऊपर तरतर ऊपर चढ़े होते हैं, इसके बारे में मैं बता दिया हूँ। तो इसको लगाने से फिर फ़ायदा क्या हुआ, इसको लगाने से फ़ायदा यह हुआ कि जो हमारा कंडक्टर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, उसमें लचीलापन आ जाएगा। तो उसको हमको कहीं भी मोड़ना हो, लेइंग करना हो, बिछाना हो, उठाना हो तो उसको हम आसानी से उठा बिछा सकते हैं क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तो वह मुड़ भी सकता है। इतना मोटा आप सॉलिड ले लीजिए, वो कभी मुड़ेगा, मुड़ने का नाम ही नहीं लेगा वो। तो इसीलिए हम इसको तंतुदार स्टैंडर्ड का यूज़ किए हैं ताकि उसको हमको काम करने में आसानी हो। इसमें और दूसरी चीज़ जो है, इसमें जो धारा वहन करने की क्षमता होती है, धारा को वहाने की जो क्षमता होती है वो केबल के अंदर जो यहाँ कंडक्टर लगा है तो उस कंडक्टर के मोटाई के ऊपर डिपेंड करती है। ज़्यादा हमको वोल्टेज ले जाना है तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को ज़्यादा रखना पड़ेगा, और कम वोल्टेज ले जाना है तो फिर हम कम करंट ले जाना है तो फिर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम कम रख सकते हैं। वोल्टेज की है नहीं, यहाँ पास वोल्टेज का नहीं करंट का रोल है क्योंकि जो कंडक्टर की मोटाई होती है वो करंट के ऊपर डिपेंड करती है, वोल्टेज के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। यहाँ जो इंसुलेशन के बारे में हम बताएंगे तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना होता है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पास समझ में आ गई होगी कि यहाँ हम कॉपर का लगाते हैं तो फिर हमारा क्या इशू रहता है, और इसमें हम तंतुदार लगाए हैं। और दूसरी चीज़, इसमें हम तंतुदार के अलावा इसमें जो करंट की बात की है, करंट वहन की क्षमता, वो इसके करंट ज़्यादा होने की अकॉर्डिंग इसमें हम क्या करते हैं, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को हम बढ़ाते जाते हैं। तो चालक में इतना ही आपको याद रखना है। अब यहाँ पास जो आता है आपका कुचालक आता है, इंसुलेशन आता है। तो इंसुलेशन में हम क्या करते हैं,
तो इंसुलेशन जो होता है आपका कुचालक जो होता है, तो कुचालक केबल के ऊपर कंडक्टर के जस्ट ऊपर ही हम क्या करते हैं, इंसुलेशन को कुचालक को हम चढ़ा देते हैं। अब कुचालक को हम चढ़ाते क्यों हैं, तो यहाँ पास कुचालक को इसलिए चढ़ाते हैं ताकि कंडक्टर से हमारा कोई भी चीज़ संपर्क में ना आए सीधे ही, नहीं तो वो क्या होगा, लीकेज करेगा और लीकेज करके धारा का प्रवाह करेगा, रिसाव करेगा। तो उसके ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें अभी लगाए हैं, लेकिन एक बेसिक सी चीज़ है कि कंडक्टर के ऊपर हम इंसुलेशन को लगाते हैं ताकि वह और किसी बाहरी धात्विक चीज़ से टच ना हो, तो हमको लीकेज करंट वहाँ पास ना मिले। तो यहाँ पास जो इंसुलेशन की परत हम चढ़ाते हैं, तो यह जो परत होती है तो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। यह जो इंसुलेशन होता है तो हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टेज को सहन करने की क्षमता रखता है, उच्च वोल्टेज की सहन करने की क्षमता रखता है। जो इंसुलेशन होता है तो वह वोल्टेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। यदि इसकी वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तो फिर इंसुलेशन की मोटाई को हम बढ़ाएंगे। चूँकि मोटाई को बढ़ाएंगे तो जो इंसुलेशन का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, परावैद्युत सामर्थ्य है, वो भी बढ़ेगी। वोल्टेज जो होती है तो वो परावैद्युत सामर्थ्य डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर ही डिपेंड करती है। इंसुलेशन का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो वो वोल्टेज को ज़्यादा सहन करने की उसके पास क्षमता होगी। तो यहाँ पास जो हम वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज सहन करने की बात आती है तो केबल को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हम लाइटली लोड के लिए, लाइटली लोड मतलब जैसे हम घरों में यूज करते हैं, अपने यहाँ लाइटिंग वाइटिंग फिटिंग करने के लिए केबल यूज करते हैं, तो वहाँ पास लाइटली लोड के लिए हो गया। और एक पावर लोड होता है, तो पावर लोड के लिए बड़ी बड़ी मोटरों को जब हम चलाते हैं तो उसमें पावर लोड की हम बात करते हैं, या फिर बड़ी बड़ी मशीनें फैक्ट्रियों में जब यूज़ करते हैं तो उसको हम पावर लोड की बात करते हैं। तो लाइटली लोड के लिए जो हम केबल के इंसुलेशन की बात करें, तो इंसुलेशन जो होता है तो वो आपका एक होता है पीवीसी, एक जो होगा आपका पीवीसी। तो पीवीसी जो होता है तो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होगा, तो यह इंसुलेशन आपको घर घर में देखने को मिल जाएगा। आपके यहाँ जो वायर होंगे वो पॉलीविनाइल क्लोराइड का ही बना होगा। एक होता है VIR, तो VIR जो होता है तो इसमें क्या है और इसमें क्या है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है। तो जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है तो यह एक प्रकार से प्लास्टिक की हम बात करें तो प्लास्टिक है। यह उष्मा को अवशोषित नहीं करता, कोई उष्मा को क्या सोखता है, एब्जॉर्ब करता है, नहीं करता। तो यह वातावरण में जो उष्मा है वह उष्मा कंडक्टर में ना जाए, तो उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ करते हैं। अब इसमें वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, ये तो रबर है। तो रबर क्या होता है, रबर को आप पानी में डालेंगे ना, वह उष्मा को, पानी को क्या करेगा, परासरण, तो उसमें क्या वो फूल जाएगा। जैसे चना छोटा रहता है ना, पानी में डाल देने पर फूल जाता है, रबर भी उसी प्रकार से पानी में डाल देने पर फूल जाएगा। तो हम सीधा सा कहेंगे कि वो तो उष्मा को फिर एब्जॉर्ब कर लिया, तो वह हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। तो जो सर्वाधिक यूज किया जाता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड की यूज की जाती है, वो केवल। तो आपके घरों में जो दिखती है तो आप उसको छील के कभी देखेंगे तो उसमें आपको सीधा एक कंडक्टर दिखेगा, और इस कंडक्टर के ऊपर एक यहाँ जो छोटा सा थोड़ा भाग दिखेगा, सफ़ेद भाग दिखेगा, ठीक है, सफ़ेद भाग दिखेगा। तो यहाँ जो सफ़ेद भाग दिखता है वही होता है आपका VIR, और उसी के ऊपर हम उष्मा से अवशोषित करने के लिए, ताकि उष्मा को, वायु को अवशोषित ना करे, तो उसके ऊपर हम लगा देते हैं क्या, VIR। तो आपका जो कलर दिखता है घरों में केबलों के, लाल है, काला है, पीला है, वो VIR दिखता है ऊपर, और उसके थोड़ा सा नीचे आपको सफ़ेद भाग दिखेगा, वो होता है आपका VIR होता है। तो बेसिक डिफरेंट इन केबलों में ये है। तो VIR जो केबल होती है वो क्या होती है आपकी, इसका भी यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब उष्मा से हमको देखना है कि उष्मा से हमको बचाते हुए उस क्षेत्र में यूज करना चाहें, तो उसके लिए हम भी PVC अधिक उपयुक्त समझते हैं।
तो लाइटली वोल्टेज जो हमारे घरों में वोल्टेज यूज होती है हमारे घरों में तार यूज होते हैं, केबल यूज होती है, तो उसमें VIR की यूज करते हैं, मतलब लाइटनिंग में। और जो पावर की हम बात करें तो उसके लिए फिर हम दूसरी के इंसुलेशन का यूज करते हैं। तो वो जो दूसरा इंसुलेशन होता है वो होता है आपका इम्प्रेग्नेंटेड पेपर। तो फिर इम्प्रेग्नेंटेड पेपर क्या है सॉरी, तो जो इम्प्रेग्नेंटेड पेपर है ये नॉर्मल ही पेपर होता है। जो पेपर आपका किससे बनता है, कागज़ किससे बनते हैं, नॉर्मल लकड़ी के बनते हैं, बांस के बनते हैं, तो उसी से बना ये पेपर होता है। इस पेपर में हम ऑयल से क्या करते हैं, एक इसको ऑयल केमिकल जो होता है, ऑयल होता है, तो उसमें से डुबा देते हैं, पेपर को ऑयल में डुबा देते हैं, तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसके साथ साथ इसकी ताप सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो जो आपका इम्प्रेग्नेटेड पेपर है तो ये आपका 95 सेल्सियस इतना ताप करने के लिए यह सक्षम हो जाता है, इतना ताप सहन कर सकता है। और जो पावर केबल की बात करें तो दूसरा जो हम इंसुलेशन लगाते हैं इसके अलावा, तो वो होता है आपका XLPE। इसको ऐसे बोलेंगे XLPE। तो इसको क्रॉस लिंकेज पॉली इथलाइन। तो क्रॉस लिंकेज इसको लिखें तो क्रॉस लिंकेज पॉली इथलाइन, क्रॉस लिंकेज पॉली इथलाइन। तो इसका फुल फॉर्म हो गया। तो क्रॉस लिंकेज का मतलब, क्रॉस मतलब इसको हम क्रॉस इस तरह लिखेंगे तो होगा, और जब बना देंगे तो इस तरह होगा, तो इसको एक्स को हम क्रॉस बोले हैं यहाँ पास। तो ये जो क्रॉस लिंकेज केबल है तो यह भी केबल क्या होती है, पॉलीविनाइल इसमें मिला होता है। एक केबल का जो टेम्परेचर की बात करें तो इससे कहीं कम टेम्परेचर होता है, तो इसका 90 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर सहन करने की क्षमता होती है। तो इसमें याद ये रखना है कि जो नॉर्मल केबल होती है लाइटनिंग, जो अपने लाइटली लोड के लिए यूज़ करते हैं, तो वो VIR या PVC से निर्मित केबल को हम यूज करते हैं। और जो पावर केबल होती है वो किसके, इम्प्रेग्नेटेड पेपर और या फिर XLPE क्रॉस लिंकेज पॉली इथनाइल, तो इससे बनी केबल को हम पावर केबल के रूप में यूज करते हैं। तो केबल के ऊपर जो इंसुलेशन है उस इंसुलेशन की हम चर्चा यहाँ पास किए हैं, तो उस इंसुलेशन के बारे में यहाँ पास आपको समझना था। ओके, तो ये आपको इंसुलेशन समझ में आ गया होगा। इंसुलेशन की जो मोटाई है वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है, ये चीज़ मैं बता दिया हूँ। अब इसमें हम जो दूसरी अगली चीज़ आती है तो वो होती है धात्विक। धात्विक मतलब यहाँ पास मेटेलिक शीट्स। तो तीसरे नंबर में आती है मेटेलिक शीट्स। तो देख चुका मैंने कुचालक। अब तीसरा हम देखने वाले हैं धात्विक कवच। धात्विक कवच, तो फिर धात्विक कवच क्या होता है, तो धात्विक जो कवच है तो इस केबल के अंदर यदि वायु आ जाएगी, ज़मीन के अंदर इसको हम डालेंगे, तो इस ज़मीन के अंदर होता क्या है, ज़मीन के अंदर आपका एसिड होगा, अम्ल होगा, क्षार होगा, एल्काइन होगा, और विभिन्न प्रकार के नीचे से, अंदर से, ज़मीन से, भू से क्या करती हैं, गैसें निकलती हैं जो हानिकारक गैसें होती हैं, रासायनिक क्रिया युक्त होती है। तो वह गैसें, ये अम्ल, क्षार,
इस केबल के कंडक्टर को यदि कंडक्टर तक पहुंच गई तो उससे क्रिया करके इसको डैमेज कर देगी। तो इन सारी चीज़ों गैसें, अम्ल, क्षार जो हानिकारक गैसें हैं, इनसे बचाने के लिए हम एक ऐसा मजबूत कवच लगाते हैं जिससे यह गैस इसके अंदर न जाए। इस केबल के अंदर एक छोटा सा भी छिद्र नहीं होता। छोटा सा छिद्र हो जाएगा तो केबल के अंदर वायु घुस जाएगी, अम्ल क्षार घुस जाएगा और पूरे केबल को डैमेज कर देगा। पूरे को नहीं करेगा तो जहाँ पास जाएगा वहाँ पास तो कर ही देगा। तो छोटा सा भी छिद्र नहीं होता इसके अंदर। तो इस छिद्र से, इस अम्ल गैस, क्षार, हानिकारक गैसों से बचाने के लिए हम धात्विक कवच का यूज किए हैं। अब ये जो धात्विक कवच होता है तो बना किससे होता है? तो ये धात्विक कवच आपकी एल्युमिनियम की एक पतली सी पट्टी हो सकती है, या फिर आपका पीडी मतलब लेड, तो लेड से बना आपका होगा, या फिर आपकी एल्युमिनियम से बनी यह एक धात्विक कवच होती है जो एक पतली पट्टी होती है जो पूरे केबल में लपेटी होती है। पूरे केबल में क्या होती है? लपेटी होती है, और उसमें एक भी एयर नहीं जा सकते। इतनी बारीकी से उसको चेक किया जाता है, इतनी बारीकी से उसको डिज़ाइनिंग किया जाता है। तो यहाँ पास इस तरह से क्या हो गई? आपका मेटेलिक शीट्स हो गई। तो मेटेलिक शीट्स किससे बनी होती है और इसका क्या काम होता है, ये आपको समझना होता है। तो ये मेटेलिक शीट्स हो गई। इसके बाद चौथे नंबर में आता है आपका बीडिंग। अब बीडिंग का हम यूज क्यों किए? तो आप शादी वाला बीडिंग सोच रहे होंगे, वो डब्लू से मीनिंग उसकी स्टार्ट होती है, वो बीडिंग नहीं है। तो यहाँ बी से हम मीनिंग को स्टार्ट किए हैं, तो ये बीडिंग का मतलब कुछ अलग हुआ। तो शादी के बाद क्या गद्दे उद्दे मिलते हैं, तो गद्दा क्या होता है? गुजगुज, कहें तो एकदम दबता है। तो उसको दबता है तो क्या करें हम? दबता है तो उसके किस लिए लगाएं? तो इसके ऊपर जो हम आर्मर्ड लगाए हैं तो ये बना होता है, एक हमारी जाली होती है और जो गैल्वेनाइज्ड स्टील की बनी होती है। यह जाली यदि हमको बिछाते समय, ज़मीन के अंदर डालते समय, केबल को ट्रांसपोर्ट के दौरान उतारते समय किसी प्रकार से यदि उसमें ज़्यादा चोट लगी तो फिर वो जाली तो रोक लेगी, लेकिन जाली डैमेज होकर यदि अंदर साइड घुसी तो पूरा हमारे मेटेलिक शीट्स को ही क्या करेगी? डैमेज कर देगी, फट जाएगी मेटेलिक शीट्स। तो उसको डैमेज करने से बचाने के लिए हमको कुछ एकदम दबता हुआ, गुजगुज दबता हुआ पदार्थ को हम डालेंगे वहाँ पास। तो उसमें हम एक गद्दे को रुआ मतलब जो हैसन टेप होता है या आपका फिर जूट होगा, उससे निर्मित हम गद्दे को क्या करते हैं? उस मेटेलिक शीट से ऊपर और बेडिंग के और आर्मर्ड के नीचे एक हम बेडिंग यानी गद्दे को लगा देते हैं ताकि उससे सुरक्षा प्रदान करे। तो गद्दे का मतलब वहाँ क्या करेगा? वो दबेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, दबेगा और उसको गुजगुज मतलब दब कर उसको प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बेडिंग का यूज़ करेंगे, गद्दे का यूज़ करेंगे। तो गद्दे का यूज़ किस लिए हम किए? क्योंकि आर्मर्ड जो होता है वो जाली होती है, एक प्रकार से गैल्वेनाइज्ड स्टील की बनी होती है, जीआई की बनी होती है। गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड स्टील एक ही चीज़ है, उससे बनी होती है। तो उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए डालते समय ज़मीन के अंदर, ट्रांसपोर्ट के दौरान उतारते समय किसी भी चीज़ से चोट ना लगे, उससे बचाने के लिए हम एक गद्देदार पदार्थ को डालेंगे जिसको हम गद्दे बोलेंगे। वो हैसन टेप हो सकता है, जूट हो सकता है आपका। तो इन सारी चीज़ों से बना होता है, तो उसको हम गद्दे के रूप में यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा बेडिंग, जो क्या करता है? उसको सुरक्षा प्रदान करता है। किसको? आर्मर्ड को सुरक्षा प्रदान करता है, सॉरी, इसको मेटेलिक शीट्स को सुरक्षा प्रदान करता है आर्मर्ड से। कौन? गद्दा। तो यहाँ पास वो हो गया। अब जो पांचवा चीज़ है हमारा, तो पांचवा चीज़ क्या है? पांचवा चीज़ है हमारा यहाँ पास आर्मर्ड। तो आर्मर्ड के बारे में अभी मैं बता ही रहा हूँ कि आर्मर्ड किससे बना होता है, आर्मर किससे बना होता है। तो आर्मर यहाँ पास जो बना होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील से बना होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील से बना होता है। तो गैल्वेनाइज्ड स्टील से बना होता है। ये जाली होती है, पतली पतली जाली होती है। तो ये जाली होती है जो इस प्रकार से ग्रेडिंग होगी, जाली होगी, और ये पूरे केबल में क्या होती है? बिछाई होती है, एक परत चढ़ी होती है।
तो यह सुरक्षा प्रदान करती है, यांत्रिक चोटों से सुरक्षा प्रदान करेगी। कोई पत्थर गिर गया, पहाड़ गिर गया, ज़मीन के नीचे इतना ट्रक वगैरह उसी सड़क है, कुछ भी जा रहा है बाई चांस कुछ भी, तो उससे क्या करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। तो उसके अंदर जो चालक है उसको, चालक को बचाने के लिए उसके सैनिक देख रहे हैं ना कितने सारे 6-6 5-5 सैनिक लगे हैं। तो इतनी सारी सुरक्षा दी जाती है इस केबल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो गैल्वेनाइज्ड से बना होता है। इसके बाद जो आपका ये होता है यहाँ पास सर्विंग। तो सर्विंग मतलब सर्विस मतलब समझते हैं सेवा देना। तो ऐसा है सेवा करता है इस चालक का कि कोई भी इतना धूप हो, ताप हो, उष्मा हो, बारिश हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत इसको नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से इसको सुरक्षा प्रदान करता है सर्विंग। तो यह सर्विंग इसको क्या करता है, इन सारी चीज़ों से बचाता है, धूप हो, पानी हो और नॉर्मल। तो ये भी पीवीसी का ही बना होता है, पीवीसी का बना होता है, वायु को अंदर नहीं जाने देता है और उष्मा वगैरह को अवशोषित नहीं करता है। तो ये भी पीवीसी का ही बना होता है, अच्छी क्वालिटी का जो पीवीसी होता है। इन सारी चीज़ों से वातावरण से क्षरण जो होता है, एटमॉस्फेयर होता है वातावरण, उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारा ये सर्विंग लगाया जाता है। तो केबल का जो आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, तो इस प्रकार से आपको यह चीज़ याद रखनी होती है और आपको यहाँ समझना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। केबल के बारे में आज स्टार्टिंग था, केबल नया चैप्टर, और इससे आगे केबल की ग्रेडिंग, उसकी क्षमता, वोल्टेज क्षमता, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। अभी तक आपको बने रहने के लिए मेरी क्लास में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना पढ़ाई कीजिए और अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए। ओके, सो थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।